नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। नई एकीकृत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज से 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से लागू। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा आज ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। यूकी भांबरी और रामकुमार रामनाथन महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे और दुनिया भर में लोग आज नववर्ष 2023 का स्वागत कर रहे हैं। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। देश में आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिनियम से पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। केंद्र सरकार का यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। खाद्य और उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। आज का दिन नया साल का दिन है और आज के महत्वपूर्ण दिन पर भारत सरकार ने जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें एक महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत 81 करोड़ जो बेनिफिशियरी हैं अंत्योदय अन्न योजना के और प्राइमरी हाउस होल्ड, उनको जो फूड ग्रेन मिलता था वो आज से निःशुल्क मिलेगा और उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। और इसके लिए सभी राज्यों के साथ मीटिंग करके सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं और आज से पूरे देश में निःशुल्क चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की केंद्रित गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ये भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है और सभी प्रतिनिधियों को मोटे अनाज का भोज कराया जाएगा। किसान, स्टार्टअप तथा किसान उत्पादक संगठनों के साथ संवाद सत्रों के जरिए मोटा अनाज का अनुभव प्राप्त होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि मोटा अनाज भारत में उगाई जाने वाली पहली फसलों में से एक था। रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों का लंबे समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका और एशिया में 9 करोड़ से अधिक लोग अपने आहार के लिए बाजरा पर निर्भर हैं। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। इस साल जनवरी महीने में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के साथ साथ छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष से संबंधित कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन करेगा। इसके अलावा बेलारूस और अजरबैजान में स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय खाद्य पदार्थों के आयातकों, खाद्य ब्लॉगर्स और स्थानीय रेस्तरां की भागीदारी के साथ बैठक का आयोजन करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 265 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 2706 लोग कोरोना संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 64,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब तक 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आज से RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। यात्रियों को अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत की यात्रा पर आने से 72 घंटे पहले ये टेस्ट कराया जाना चाहिए।
चीन में कोविड से संभवतः प्रत्येक दिन लगभग 9,000 लोगों की मृत्यु हो रही है। ब्रिटेन स्थित स्वास्थ्य डेटा फर्म एयरफिनिटी ने बताया कि दिसंबर से चीन में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 1,86,00,000 लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से लागू हो गई हैं। 5 वर्ष के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। मासिक आय खाता बचत पर ब्याज दर को 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर अब 7.2% होगी और ये योजना 120 महीने में परिपक्व हो जाएगी। 1 वर्ष की समय अवधि के लिए लघु बचत जमा पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया है। हालांकि भविष्य निधि योजना, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और बचत जमा पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर के बैंकों से अपने वर्तमान लॉकर ग्राहकों के साथ समझौतों का नवीनीकरण करने को कहा है। सभी वर्तमान लॉकर जमाकर्ताओं को नए लॉकर समझौते के लिए पात्रता का प्रमाण देना होगा। उन्हें निश्चित तारीख से पहले नवीनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। समाचार कक्ष से मनोज। भारतीय वित्तीय प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्वे में ये बात सामने आई है। आरबीआई के प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक प्रभाव, वित्तीय बाजार और सामान्य जोखिम बढ़े हैं, जबकि व्यापक आर्थिक जोखिम में कमी आई है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत जोखिमों में कोई बदलाव नहीं आया है और अधिकांश प्रतिवादियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऋण संभावों में सुधार होता देखा है। उपभोक्ता भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के बारे में आश्वस्त हैं। सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले 6 महीनों के दौरान वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के विश्वास में मामूली गिरावट आई है। भारत आज से वासेनार समझौते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बन गया है। इस समझौते में 42 देश शामिल हैं। ये समझौता निर्यात को नियंत्रित करने वाली एक स्वैच्छिक व्यवस्था है, जिसमें पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के हस्तांतरण पर नजर रखी जाती है। इस समझौते का 26वां वार्षिक पूर्ण सत्र पिछले वर्ष 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित हुआ था। भारत वासेनार समझौते में दिसंबर 2017 में 42वें देश के रूप में शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्रीय संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। विज्ञान कांग्रेस का पहला सत्र 1914 में आयोजित हुआ था। वामपंथी नेता लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा आज ब्राजील की राजधानी में कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। श्री लुला दा सिल्वा ने अक्टूबर में जायर बोल्सोनारो को हराकर जीत हासिल की थी। इससे पहले श्री बोल्सोनारो नए राष्ट्रपति को सत्ता सौंपने से बचते हुए शुक्रवार को फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी ताकोर ने बताया है कि आज काबुल में सैन्य हवाई अड्डे के बाहर हुए एक विस्फोट में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि विस्फोट की जांच की जा रही है। खबरों के अनुसार स्थानीय निवासियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा वाले इस हवाई अड्डे के आसपास सवेरे 8 बजे से पहले एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ी। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान की संप्रभुता को सीधे चुनौती देते हुए टीटीपी ने अपने गुट को रक्षा, न्यायपालिका, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, शिक्षा, फतवा जारी करने वाले प्राधिकरण, खुफिया विभाग और निर्माण विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित कर नई नियुक्ति की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार टीटीपी ने उन इलाकों को 2 प्रांतों में बांट दिया है जहां उसका नियंत्रण कमजोर है या फिर पाकिस्तान के साथ उसका विवाद है। पिछले महीने टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ अपने संघर्ष विराम समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान या
स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर सक्रिय विभिन्न इस्लामी सशस्त्र उग्रवादी गुटों का एक प्रमुख संगठन है। पाकिस्तानी सेना का सामूहिक विरोध करने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में ये उग्रवादी गठबंधन बना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हेग स्थित शीर्ष अदालत को इजरायल द्वारा फलस्तीनी सीमा क्षेत्रों पर कब्जा किए जाने पर अपने कानूनी राय देने को कहा है। यह मसौदा संकल्प पूर्वी यरूशलेम सहित इजरायल द्वारा अधिकृत फलस्तीनी क्षेत्र में फलस्तीनी लोगों को मानवाधिकारों को प्रभावित करने के विरोध में शुक्रवार को अपनाया गया। यह संकल्प बेन्यामिन नेतन्याहू के इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद आया है। फलस्तीन ने संकल्प को एक जीत बताया है, जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री ने इसे घृणित बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पुणे में खेले जा रहे महाराष्ट्र ओपन ATP 250 टेनिस टूर्नामेंट में यूकी भामरी और रामकुमार रामनाथन ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। प्रजनेश गुणेश्वरन, सिद्धार्थ रावत और आदित्य विशाल बालसेकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। भारत के शीर्ष सिंगल्स खिलाड़ी मुकुंद शशिकुमार, वाइल्ड कार्ड धारक सुमित नागल और मानस धामने के साथ मुख्य ड्रॉ से अभियान की शुरुआत हुई। रोहन बोपन्ना, रामकुमार रामनाथन और अर्जुन काधे डबल्स स्पर्धा में भी हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का समापन 7 जनवरी को होगा। और अब मौसम की खबरें। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस और चूरू में 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के सभी जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र के अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी है तथा कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अगले 4 दिन के दौरान शीतलहर की स्थिति बने रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन के दौरान घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार भारत गांगे मैदानों के ऊपरी सतह के निकट हल्की हवाओं और अधिक नमी के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। और अब मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 15 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, शिलंग, कोहिमा और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। दुनिया भर के साथ देश में नववर्ष 2023 का स्वागत उल्लास और उमंग के साथ किया जा रहा है। नववर्षमयं हर्षमयं दर्शमयं। जापान की राजधानी टोक्यो में लोगों ने गुब्बारे छोड़े और दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में फोन की रोशनी से 2022 को विदाई दी। रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने सैनिकों के साथ नए साल का स्वागत किया। वहीं युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देशवासियों को उनके संघर्ष के जज्बे के लिए धन्यवाद दिया। दुबई में दुनिया के सबसे ऊंचे भवन बुर्ज खलीफा में भी आतिशबाजी से नव वर्ष का अभिनंदन हुआ। देश भर में नई उमंग और नई तरंग से नव वर्ष का स्वागत आतिशबाजी, संगीत और अन्य कार्यक्रमों के साथ किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष 2023 के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि नया वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई खुशियां, नए लक्ष्य, प्रेरणा और अधिक उपलब्धियां लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि नया वर्ष प्रत्येक के लिए आशा, प्रसन्नता और सफलता से परिपूर्ण रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई एकीकृत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज से 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से लागू। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा आज ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। यूके भामरी और रामकुमार रामनाथन महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। और दुनिया भर में लोग आज नववर्ष 2023 का स्वागत कर रहे हैं।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।